प्रिय विद्यार्थियों, आज गणित कक्षा 12 शुरू होने जा रही है, जिसमें आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में अध्याय 1 संबंध एवं फलन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में आपने संबंध एवं फलन की परिभाषा तथा उनके प्रांत एवं परिसर के बारे में अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त संबंधों का निरूपण, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से संबंध तथा संबंधों के प्रकार आदि का अध्ययन किया था। फलनों के प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर, फलनों के प्रकार एवं उनके आलेख, फलनों के बीजगणित तथा कुछ फलनों के बारे में भी हम कक्षा 11 में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में प्यारे बच्चों, हम समुच्चय पर विभिन्न प्रकार के संबंध तथा विभिन्न प्रकार के फलन, संयुक्त फलन तथा प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा हम कक्षा 11 का विशेष टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहला पढ़ा था समुच्चय। आप सभी जानते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। क्या होता है समुच्चय? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेट्स। ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह मतलब कलेक्शन। ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह या कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो, या इसको गणितीय रूप में कह सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होता है? आपका होता है ए, ई, आई, ओ और यू। यह एक विशेष गुण है। तो आप ये समुच्चय समझ गए। समुच्चय के बाद आप समुच्चय के प्रकार को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला समुच्चय देखते हैं। प्यारे बच्चों, कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ साथ हर टॉपिक को समझते रहिए। तो समुच्चय में आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट, या बोलते हैं इसमें एम्प्टी सेट। कभी एम्प्टी सेट की बात होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? रिक्त समुच्चय। तो क्या होता है रिक्त समुच्चय? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो क्या कहलाता है बेटा? रिक्त समुच्चय, या इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। जो रिक्त समुच्चय होता है बेटा, इसको ये मझले कोष्ठक द्वारा प्रकट करते हैं और रिक्त समुच्चय को फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। आपको याद होगा कि रिक्त समुच्चय को ये कोष्ठक मझला कोष्ठक होता है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें कोई अवयव नहीं है और इसे फाई के द्वारा भी प्रकट करते हैं। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लें। जैसे आप कह सकते हो 4 से बड़ी और 5 से छोटी पूर्ण संख्या। 4 से बड़ी और 5 से छोटी पूर्ण संख्या। अब 4 से बड़ी और 5 से छोटी पूर्ण संख्या क्या कैसे करेंगे? तो समझते हैं बेटा। अब 4 से बड़ी और 5 से छोटी, आप जानते हो 4 से बड़ी और 5 से छोटी कोई ऐसी पूर्ण संख्या 4 और 5 के बीच में नहीं है। तो इसलिए क्या है आपका? रिक्त समुच्चय। ठीक है,
तो दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, यदि आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, यदि a इक्वल टू मझले कोष्टक में x सच दैट 1 देन 2, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो समझते हैं बेटा, इसका मतलब है x जो है 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो आप देखिए 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो यहाँ a क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। यहाँ a क्या हो गया आपका, ये हो गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्यों हुआ, क्योंकि कह रहा है 1 और 2 के बीच एक प्राकृत संख्या है। अगर कहीं 1 है, ये 2 है, इसके बीच में आपका कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होता है, तो ये आपका क्या है, ए रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो इसको जो है आप मझले कोष्टक में आप प्रदर्शित करते हैं। तो समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय देखते हैं क्या। अब देखते हैं एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो, वो समुच्चय क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। तो समझ में आ गई बात, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो वह समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे कहीं दिया हो x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसमें अवयव एकमात्र अवयव कितना है, 5 है, तो ये आपका क्या हो गया, एकल समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, a इक्वल टू मझले कोष्टक में a 0। अब इसमें एकमात्र अवयव कितना है, 0 है। क्या है बेटा, 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, एकल समुच्चय। तो समझ आया, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है बेटा, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। अब परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो, अर्थात आप ये भी कह सकते हो जिसकी गणना की जा सके, जिसको हम गिन सके, वो क्या होता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात क्या कह सकते हो, जिसकी हम गणना कर सके, वो होता है परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात जिसकी हम गणना ना कर सके, वो क्या होती है, अपरिमित समुच्चय। तो चाहिए आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम परिमित और अपरिमित समुच्चय को समझते हैं। सबसे पहले परिमित समुच्चय। परिमित क्या होता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय आपका क्या होता है बेटा, ए ई आई ओ यू, ये होता है। तो ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय मतलब एक निश्चित समुच्चय, इसकी हम गणना कर सकते हैं और ये आपका एक निश्चित है। अब ये तो है नहीं कि आपका जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर जो है यू के अलावा कुछ और आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। तो ये ए ई आई ओ यू मतलब एक निश्चित आपकी जो है अवयव है। तो ये आपका क्या हो गया, परिमित संख्या हो गई। ठीक है, और अपरिमित क्या हो गई, अपरिमित समुच्चय क्या हुआ, आप समझते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या आप जानते हो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक चला जाए कुछ पता नहीं। मतलब
ये अनंत तक जा रहा है। अब कोई भी चीज़ अगर अनंत तक जा रही है तो उसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, अपरिमित समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। अब ये इनके जो अवयव है इनकी ये संख्या निश्चित नहीं है, इसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे समुच्चय को क्या बेटा बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है समान समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इक्वल सेट्स। क्या होता है इक्वल सेट, ध्यान से सुनिएगा। दो दिए गए समुच्चय, मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। कह रहा दो दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब जो ए का प्रत्येक अवयव जिसके अंदर होगा बी का भी अवयव हो, मतलब जितना अवयव इसमें हो उतने बी के भी अवयव हो। ठीक है, तो समुच्चय ए और बी को क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे ए आपका एक समुच्चय है, इसके अवयव क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं बी लेते हैं, इसके अवयव मान लीजिए 3 1 4 और 2। अब हम इसको कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, मतलब ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर है, या कह सकते हो बी समुच्चय ए समुच्चय के बराबर है। कैसे, तो देखिए इसमें अवयव ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4। आप ये भी जानते हो समुच्चय के अंदर उनके अवयव को चाहे आगे पीछे लिखिए चाहे इधर से लिखिए, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखिए इसमें अवयव क्या है, 3 1 4 2 या 1 2 3 4। तो इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 तक अवयव हैं। तो ये क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, समान समुच्चय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है बेटा उप समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट्स। ये भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। क्या होता है सबसेट, दो समुच्चय अर्थात जैसे कोई दो समुच्चय है ए और बी, तो कह रहा है दो उप समुच्चय अर्थात ए और बी जिनमें ए के अवयव, जैसे ए के अवयव कोई हो वही जो है आपका बी के भी अवयव हो, परंतु ये जरूरी नहीं कि जो है बी के भी अवयव ए के अवयव हो। मतलब कहने का मीन्स ये है बेटा कि ए के जो अवयव हो वो बी में हो, लेकिन बी के अवयव जरूरी नहीं है ए में हो। मतलब बी के जितने भी अवयव हैं ये जरूरी नहीं ए में अवयव हो। तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो चलिए आइए एग्जाम्पल द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए के अवयव 3 4 5, ये ए के अवयव हो गए। ठीक है, और बी के अवयव क्या हो गए, मान लिया 3 4 5 और 6, ये हो गए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए जो ए है ये क्या है, बी का उप समुच्चय है। कैसे है, जो ए है ये बी का उप समुच्चय है। कैसे, देखिए इसमें अवयव क्या है, 3 4 5, बी में भी है 3 4 5, तो ये इसका अवयव है। मतलब कह सकते हो जो ये ए है इसका उप समुच्चय मतलब इसका एक खंड है। उप समुच्चय मतलब क्या कह सकते हो, जैसे ये बी है समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय मतलब छोटे छोटे खंड, तो ये 3 4 5 इसका एक खंड है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ए जो है क्या है, ये बी का उप समुच्चय है। और इसमें बी जो है इसमें एक अवयव ज़्यादा है 6 है, तो ये इसमें तो नहीं है, तो आप इसको कह सकते हो ए जो है बी का उप समुच्चय है। ठीक है, और यदि इसके अवयव बी में अवयव नहीं है तो क्या कहेंगे, यदि जो है एक जो है बी का उप समुच्चय नहीं है तो इसको कैसे लिखते थे,
ए उपसमुच्चय नॉट बी, इसके द्वारा आप प्रदर्शित करते थे। एक बहुत छोटी बात आप समझ लें थोड़ा सा, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा प्रतीक होता है एप्सिलॉन और इसमें अंतर क्या होता है। आप जानते हो बेटा, अवयव को कोई समुच्चय अगर होता है तो अवयव को उसके जो है बेटा क्या किससे लिखते हैं, उसके अवयव को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो ए बिलोंग करता है ए में, आप कह सकते हो ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में, तो ये स्मॉल ए बेटा क्या हो गया, ये आपका हो गया अवयव। ये स्मॉल जो ए जो है ये आपको अवयव हो गया और ये कैपिटल ए आपका क्या हो गया बेटा, समुच्चय। तो समझ आया कि अवयव के स्मॉल लेटर में लिखते हैं और कैपिटल ए को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो ए उस समुच्चय बराबर है बी के, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल ए ये कैपिटल बी, तो ये किसकी बात हो रही है, दो समुच्चय की बात हो रही है। ये भी ए आपका समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, ये दोनों कैपिटल ए है ये कैपिटल बी, इसका मतलब दो समुच्चय की बात हो रही है। इसका मतलब क्या कहे कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है और ए जो है बी के बराबर भी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है बेटा क्रमित युग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो समझिए क्या होता है क्रमित युग्म। एक क्रमित युग्म प्रविष्टियों जिसके घटक एक विशेष क्रम में पाए जाते हैं का एक युग्म है, या आप कह सकते हो यह विशेष क्रम जो दो घटक के बीच अल्प विराम लगाकर कोष्ठक में लिखा जाता है। तो समझते हैं पहले, यदि जैसे यहाँ लिखेंगे यदि ए और बी, मान लीजिए यदि ए और बी क्या है, दो समुच्चय है। मैंने बोला था कि समुच्चय को जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तब उनके तत्वों के क्रमित युग्म को एक विशेष प्रकार के युग्म में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कहने का मीन्स है जो ए बी और बी के दो समुच्चय हैं उनके अवयवों को या उनके तत्वों को क्रमित युग्म को एक विशेष प्रकार के युग्म में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसमें इसके तत्वों को, ऐसे लगाएंगे ए और ये लगाएंगे ए कामा बी। ठीक है, और सच दैट इसको बोलते हैं बेटा सच दैट, या कोलन बोलते हैं, ये तो आपको पढ़ा होगा अपने 11वीं में। इसका मतलब ए बिलोंग करता है कैपिटल ए क्या है आपका अवयव, ये ए बी इसमें क्या है, ये अवयव है। कहने का मीन्स है ए और बी के जो अवयव हैं, आप तो समझते हो अवयव, तो ए बी के अवयव को जो है कामा लगा के इसमें लिखते हैं और ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में और बी बिलोंग करता है कैपिटल बी में। मतलब ये जो है अवयव बी अवयव जो है बिलोंग करता है बी समुच्चय में। ठीक है, तो क्रमित युग्म ए कामा बी में ए को जो है क्या कहते हैं बेटा, जो ए कामा बी है तो इसमें ए को क्या कहते हैं, प्रथम घटक कहते हैं और बी को द्वितीय घटक कहते हैं। इसको प्रथम घटक और इसको द्वितीय घटक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो है विशेष दो घटकों के बीच अल्प विराम लगाकर, मतलब ये दो घटक है इसके बीच ये अल्प विराम लगाकर कोष्ठक में लिखा जाता है। ये क्या हो गया आपका क्रमित युग्म। एक जो है नोट के रूप में लिख लेंगे, अगर क्रमित युग्म ए कामा बी है, ये
नॉट इक्वल टू ए बी। ये आपका क्या है, ये आपका समुच्चय, ये आपका ये समुच्चय है, समुच्चय के अवयव हैं। तो इधर देखिए ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखें, ये याद रखिएगा, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, अगर क्रमित युग्म ए बी है नॉट इक्वल टू, ये कभी बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। जो ए और बी है ये कभी बी ए के बराबर नहीं होता। लेकिन समुच्चय में क्या होता है, अगर समुच्चय के अवयव यहाँ पे ए और बी है, अगर मान लो कोई समुच्चय ए है, इसके अवयव जो है मान लीजिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, अगर ए समुच्चय है, इसके अवयव ए बी है, और दूसरा समुच्चय है बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए बी ए है, तब ये क्या होता था, ए बराबर बी। मतलब जो समुच्चय के अंदर लिखा जाता है इसमें, तो ये जो है मझले कोष्ठक में जो लिखा जाता है इसके अवयव, जैसे इस समुच्चय का जो अवयव है तो ये क्या है, बी और ए। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है मतलब सीरियल से लिखा जाए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बी पहले लिखो, चाहे ए लिखो, चाहे ए पहले लिखो, चाहे बी लिखो। लेकिन अगर क्रमित युग्म है ए कामा बी है, तो ये कभी बी कामा ए नहीं हो सकता है। कब तक नहीं हो सकता है, जब ए इक्वल टू, जब ए इक्वल टू बी ना हो। ध्यान दीजिएगा, जब ए इक्वल टू अगर कहीं होगा ए इक्वल टू बी होगा, अगर ए इक्वल टू बी होगा तब जाके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन तब तक बराबर नहीं होंगे जब तक ए बराबर बी ना हो। थर्ड में देख समझ लें, क्रमित युग्म में पहला व दूसरा घटक समान हो सकता है। मतलब कहने का मीन्स ये है, जो ये क्रमित युग्म है इसमें पहला घटक और ये दूसरा घटक समान हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्रमित युग्म में पहला, तो प्यारे बच्चों क्रमित युग्म में पहला व दूसरा घटक समान हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है, एक बार फिर से सुन लें। विशेष क्रम दो घटकों के बीच अल्प विराम लगाकर कोष्ठक में लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका क्रमित युग्म हो गया। अब आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बेटा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो देखिए क्या होता है, तत्वों के सभी क्रमित युग्म भी बताया के समुच्चयों को दो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे बेटा कहीं लिखा हो, एक उदाहरण द्वारा समझ लें। यदि मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हो आपका 1 2 3, ठीक, ए के ये अवयव दिए हैं और बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए कमा बी कमा सी, ये दो अवयव दिए हुए हैं। तो इसका ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, इसको क्या करेंगे बेटा, देखिए पहले मझला कोष्ठक लगाएंगे, पहले 1 को ए से, फिर 1 को बी से, फिर 1 को सी से। देखिए कैसे ये क्रमित युग्म करेंगे, 1 ये 1 हो गया, कॉमा लगाएंगे, ये हो गया ए, ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे 1 का ही बी से, फिर 1 का सी से, ठीक। अब ये 1 हो गया, अब 2 का सेम इसी तरह करेंगे, 2 कमा ए, 2 कमा बी और 2 कमा सी, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 3 कमा ए, 3 कमा बी और 3 कमा
सी। इसके बाद क्या लगा देंगे, मझला कोष्ठक लगा देंगे। ये आपका हो गया बेटा ए क्रॉस बी, तो समझ में आ गया। लेकिन अगर बी क्रॉस ए हो तब क्या करेंगे, अगर इसी को बी क्रॉस ए में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। उलट देने का मतलब क्या है, मझला कोष्ठक लगाएंगे। ये जो है आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप ए कामा 1, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए कामा 2, यहाँ लिखेंगे ए कामा 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, अब ए वाला कंप्लीट हो गया, इसी तरह बी वाला लिखेंगे बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3, बी वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरह सी वाला सी कामा 1, सी कामा 2 और सी कामा 3। इसके बाद जो है मझला कोष्ठक बंद कर देंगे। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। तो समझ गए। अब इसका विशेष गुण समझ लेते हैं। इसके विशेष गुण को कैसे समझेंगे, तो आप पहले ध्यान से समझिए। फर्स्ट देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5। 5 आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या कह सकते हो, कहने का मीन्स ये है ए इक्वल टू 5 और या बी इक्वल टू 5। तो आप बेटा कह सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 तब होगा जब ए इक्वल टू 5 होगा और बी इक्वल टू भी 5 होगा। ये आपका कंडीशन है, ये तैयार कर लीजिएगा इस कंडीशन को। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखें क्या है, ए क्रॉस जो बी है ये कभी बराबर नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के, ठीक है। तीसरा जो है देखते हैं कंडीशन, थर्ड कंडीशन का है, अगर ए क्रॉस बी नॉट टू 5, अगर ये 5 नहीं होता या रिक्त समुच्चय ये नहीं होता है, कब, यदि ए इक्वल टू नॉट टू 5 और बी इक्वल टू नॉट टू 5। अगर ए इक्वल टू नॉट टू रिक्त समुच्चय, बी इक्वल टू नॉट रिक्त समुच्चय, तो ए क्रॉस बी नॉट टू समुच्चय ये होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक अगली वीडियो में, आप लोग इसे नोट्स को तैयार कर लीजिए और ग्रुप पर इसे भेज दीजिए।